Hello everybody, today we are going to read 8th chapter, Reach for the Top of ninth class from the book Beehive. This chapter has two parts. The first part is about Santosh Yadav and the second one is about Maria Sharapova. Both are the world champion. So today in this video we will cover the first part of it that belongs to Santosh Yadav. So let's read the chapter. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. तो संतोष यादव जो है उनका जन्म जो होता है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया है, एक अकेली औरत, ठीक है, ये दुनिया में अकेली औरत हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की है, माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया है। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में होता है जहाँ पर लड़के के जन्म को ब्लेसिंग माना जाता है और लड़की का जो जन्म है उसे कर्स तो नहीं मानते, उसे बुरा तो नहीं मानते, लेकिन उसका वेलकम, लड़की का जन्म के समय वेलकम उतना नहीं होता जितना एक लड़के का होता है। वेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष अ ट्रेवलिंग होली मैन, तो जब संतोष अपनी माँ के पेट में होती है, मीन्स जब उनकी मदर प्रेग्नेंट होती है, तो एक होली मैन आते हैं, एक साधु लोग ट्रैवलिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो वो एक आते हैं एक सेंट और क्या कहते हैं, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग्स अज्यूम्ड दैट सी वांटेड अ सन, तो अज्यूम करते हैं ठीक कि इनको लड़का चाहिए, क्योंकि आमतौर पे ऐसा ही माना जाता है कि जिनके बच्चा होने वाला होता है वो सोचते हैं कि लड़का ही हो जाए। तो गिविंग, तो उन्होंने भी अज्यूम किया कि भाई इनको भी लड़का ही चाहता होगा, तो उन्होंने क्या किया, उनको ब्लेसिंग कर दिया कि जा बेटा तुम्हें लड़का हो। बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन देखिए सबके लिए हैरानी की बात तो ये है कि द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाई, जो अनबोर्न चाइल्ड था, अनबोर्न चाइल्ड कौन है यहाँ पर, अनबोर्न चाइल्ड मीन संतोष यादव, जो अभी अपने मदर के पेट में थी, उनकी जो दादी माँ हैं वो वहीं खड़ी हुई थी पास में, वो स्टैंडिंग क्लोज बाय, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, तो वो साधु को कहती हैं कि महाराज हमें तो लड़का नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, और ये सुनकर के जो होली मैन था, साधु था, उसे भी बड़ी हैरानी हुई कि भाई ऐसा तो पहली बार हुआ है कि कोई कह रहा है कि हमें तो लड़का नहीं जी लड़की चाहिए। नेवरदलेस, फिर भी ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, जो रिक्वेस्ट उन्होंने की वैसा ही वरदान उन्होंने दे दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सेम टू वर्क, लेकिन जैसा कि भाग्य था, जो ब्लेसिंग थी उसने अपना काम दिखाना शुरू किया। संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन, संतोष का जन्म होता है और ये 6th चाइल्ड होती है उस फैमिली की, उसमें 5 लड़के पहले से ही होते हैं। आ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों की बहन। सी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, तो देखिए संतोष यादव का जो जन्म होता है जोनियावास में होता है, जो एक स्मॉल विलेज है, कहाँ पर है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, जो हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली से अराउंड 100 किलोमीटर्स फार। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट, तो लड़की जो था उनका जो नाम है क्या रखा गया, संतोष रखा गया, तो सी वॉज नेम्ड संतोष, एंड संतोष मीन्स कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फेक्शन, ठीक है, तो इसका मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस, लेकिन संतोष जो थी उनको अपनी जगह से, अपने जो प्लेस था मतलब अपना जो गांव था वहाँ वो उनको संतुष्टि नहीं मिली। अब देखो सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिला उनको, इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, क्योंकि उनका जो गांव का जीवन था, वहाँ के जो लोगों का जीवन था वो एक ट्रेडिशनल वे में ही चलते चले जा रहे थे, पुरानी परंपराएं जो थी, ओल्ड ट्रेडिशंस थे, उनको वो फॉलो करते चले जा रहे थे, वही कस्टम। तो यही जो बात थी ना जो संतोष को पसंद नहीं थी, तो वो कंटेंट नहीं थी, सेटिस्फाइड नहीं थी। सी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, और उन्होंने अपने जीवन को शुरुआत से ही फ्रॉम द वेरी मच बिगिनिंग अपनी कंडीशन पे जीना शुरू किया, अपनी शर्तों पर अपने जीवन की स्टार्टिंग की। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, अब ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस मीन्स सलवार सूट वगैरह आमतौर पे जो गांव में पहना जाता है, तो वेयर अदर गर्ल्स, जब जब जहाँ जो दूसरी लड़कियाँ थी वो क्या करती थी, वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, लेकिन वही संतोष क्या पहनती थी, शॉर्ट्स पहनती थी। और देखिए ये अगर व्हेन इट कम्स टू विलेज इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट और ऑड, कि भैया कोई ऐसा पहने, बट लोगों को थोड़ा बड़ा सा क्या होता है, सरप्राइज होता है, लेकिन वो तो अपनी कंडीशन पर जीने वाली थी, उन्होंने अपने हिसाब से अपने जीवन को जिया और उन्होंने शॉर्ट्स पहनना शुरू किया जहाँ दूसरी लड़कियाँ सलवार सूट पहनती थी।
लुकिंग बैक सी सेज नाउ, पीछे मुड़ करके जब वो देखती हैं तो कहती हैं, कौन, संतोष यादव कहती हैं अपने बारे में कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। तो देखिए कितनी शानदार अच्छी बात की है कि वो कह रही हैं कि शुरुआत से ही, बिगिनिंग से ही मेरे अंदर एक डिटर्मिनेशन थी, मैं दृढ़ निश्चय थी कि यदि मैंने एक सही रास्ता और लॉजिकल रास्ता चुना है जीवन में, तर्क संगत रास्ता चुना है और सही रास्ता चुना है, तो मेरे आजू बाजू के जो लोग हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे सोसाइटी के लोग हैं, कोई भी है, उनको बदलना पड़ेगा, उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, मुझे नहीं। लेकिन ये कब है? जब मेरा रास्ता, मेरा जो वे है, मेरा पाथ है, रैशनल हो और साथ में करेक्ट भी हो। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स। अब देखिए यहाँ पर संतोष के जो पेरेंट्स थे वो एफ्लुएंट थे, एफ्लुएंट मीन्स रिच, पैसे वाले थे, लैंड ओनर्स थे, अच्छी खासी ज़मीन थी उनके पास, हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, और उनके पास इतना पैसा था कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे, यानी कि बेस्ट स्कूल में वो उसे एजुकेट करवा सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, यहाँ तक कितना पैसा था कि वो वहाँ से दिल्ली भी, जो भारत की राजधानी है, वहाँ पर भी उसे पढ़ने के लिए भेज सकते थे। दिल्ली जो है अराउंड 100 किलोमीटर्स फार फ्रॉम रेवाड़ी, तो रेवाड़ी से ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली, आप कह सकते हैं दिल्ली से रेवाड़ी ज़्यादा दूर नहीं है। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि नज़दीक ही है, बट इन लाइन विद, देखिए इन लाइन विद मीन्स क्या है? फॉलोइंग और इन अकॉर्डेंस विद मीन्स अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हैं। इन लाइन विद द प्रीवेलिंग, अब प्रीवेलिंग मीन्स क्या होता है? जो प्रीवेल्ड कस्टम्स होते हैं, जो विद्यमान होते हैं कस्टम्स, ट्रेडिशंस हमारे समाज में जो फैली हुई हैं, स्प्रेड है जो, बट इन लाइन विद द प्रीवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, तो उनकी जो फैमिली थी उनमें पहले से ही एक कस्टम था, और उस कस्टम के अकॉर्डिंग संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। तो उनके में एक ऐसी पहले से एक ट्रेडिशन चली आ रही थी कि भाई जो भी बच्चा है या लड़की है वो कहाँ पढ़ेगा? गांव के स्कूल में ही पढ़ेगा। मेनली लड़कियों के लिए ऐसा था, लड़कों के लिए तो शायद ऐसा नहीं होगा। तो संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, तो संतोष का एडमिशन भी कहाँ करवा दिया गया? गांव के लोकल स्कूल में। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे, तो उन्होंने जो है ना एक डिसीजन लिया, एक रेजोल्यूशन लिया कि मैं सिस्टम के खिलाफ खड़ी होंगी और लड़ूंगी ऑन क्वाइट वे, अपने शांत प्रिय तरीके से। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, जब सही समय आ जाएगा उस समय मैं अपनी आवाज़ बुलंद करूंगी। तो ये उनका रेजोल्यूशन था, डिसीजन था। एंड द राइट मोमेंट केम, और जो राइट मोमेंट आया कब? व्हेन शी टर्न 16, तो जब ये संतोष यादव 16 ईयर्स ओल्ड हो जाती हैं, 16 साल की होती हैं, तो वो राइट मोमेंट जिसका वो वेट कर रही थी वो आ जाता है। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, और उस समय हालात ऐसे थे कि जब लड़कियां 15, 16, 17 की हो जाती थी तो पेरेंट्स उनकी क्या कर देते थे? शादी कर दिया करते थे। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, अब संतोष यादव पे भी ये प्रेशर था कि भाई वो भी शादी करें, क्योंकि शी वॉज ऑल्सो 16 ईयर्स ओल्ड। देखिए आगे, अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। लास्ट, देखिए द लास्ट थिंग का यहाँ पर मतलब क्या है? लीस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे कम जिसकी इम्पोर्टेंस है। तो अ मैरिज एज अर्ली एज, इतनी जल्दी जो शादी करना था, इसकी जो इम्पोर्टेंस थी उनकी नज़रों में बिल्कुल कम थी, न के बराबर। कहने का मतलब है शादी को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। सी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, तो वो अपने पेरेंट्स को क्या कहती हैं? देखो मम्मी पापा, यदि मैंने अपनी एजुकेशन प्रॉपरली नहीं की, यानी कि यदि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की ना, तो याद रखना मैं फिर शादी करूँगी नहीं। तो वो अपने पेरेंट्स को क्या कर देती है? थोड़ा थ्रेटन कर देती है, डरा देती है, ठीक है। तो कहती है मम्मी पापा ध्यान रखना, अगर मेरी एजुकेशन नहीं हुई ना पूरी, मैंने प्रॉपरली पढ़ाई नहीं की, तो फिर मैं शादी करूँगी ही नहीं। सी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, तो जब वो 16 ईयर्स ओल्ड होती हैं उसके बाद क्या करती हैं? वो दिल्ली चली जाती हैं और अपने आप को एक वहाँ स्कूल में एनरोल कर लेती हैं, अपना एडमिशन ले लेती हैं। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज़ टू पे फॉर हर एजुकेशन, अब जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं? मना कर देते हैं कि ठीक है तुम दिल्ली एडमिशन ले रही हो, लेकिन हम तुम्हारी एजुकेशन के लिए ना पैसा पे नहीं करेंगे, हम पैसा नहीं देंगे।
तो यहाँ से एक बात थोड़ी सी हमें समझ में आती है कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली है ये, क्योंकि कोई भी बच्चा आगे पढ़ने के लिए जाएगा तो पेरेंट्स सपोर्ट्स करते, लेकिन देखिए टाइम टाइम की बात है, उस समय और आज में बड़ा चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। सी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड दैम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। सी पोलाइटली इन्फॉर्म, तो उसने बड़ी ही विनम्रता के साथ, ठीक है ना, बड़ा कटसे के साथ इन्फॉर्म किया अपने पेरेंट्स को, उनको बताया अपने प्लान्स के बारे में। और वो प्लान्स क्या थे? टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। तो उसने कहा कि ठीक है मत दो पैसा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं क्या करूँगी, फिर मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगी और फिर वहाँ से पैसा कमाऊँगी और अपना स्कूल फी जो फ़ी है उसको पे कर दूँगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। अब जो पेरेंट्स थे उसके बाद वो एग्री हो गए, उनको एग्री होना पड़ा, क्योंकि देखिए सोच के देखिए, जिनके पास इतना पैसा हो और उनका बच्चा पढ़ रहा है और वो यदि फिर पढ़ाई के लिए पार्ट टाइम जॉब करे तो भाई सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे। तो पेरेंट्स ने ऐसा सोचा होगा, इसलिए वो एग्री हो गए कि चल बेटा कोई बात नहीं, तू पढ़ाई कर, पैसा हम पे करेंगे। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। देखिए यहाँ पर विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज। अर्ज मीन्स रिक्वेस्ट। अब यूज टू क्या होता है? आदी हो जाना किसी चीज़ का। अब संतोष थी वो क्या करती थी, ये जब पढ़ाई कंप्लीट कर लेती थी, पढ़ लेती थी, फिर ये थोड़ा और पढ़ना चाहती थी, ठीक है ना, जो एम्बिशंस थी, डिजायर्स थी, वो बढ़ती चली जा रही थी, फिर ये थोड़ा और पढ़ना चाहती थी। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज। और अब धीरे धीरे पापा को जब ये बात कहते थे कि पापा नहीं मैं और पढ़ूंगी, पापा मुझे और पढ़ना है, तो पापा भी इस बात के क्या हो गए, यूज टू हो गए कि चल बेटा कोई बात नहीं और पढ़ ले। फॉर मोर एजुकेशन संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस एंड वेंट टू जयपुर। अब इन्होंने क्या किया, हाई स्कूल पास की और उसके बाद ये पढ़ने के लिए आगे की जो फर्दर स्टडीज़ थी उसके लिए चली गई जयपुर में। सी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गोट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। तो वहाँ जा कर के, जयपुर में जा कर के इन्होंने कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया? महारानी। तो महारानी महाराजा दो अच्छे जयपुर के फेमस कॉलेज हैं। जिस जिस तरीके से दिल्ली में क्रोडीमल कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, इस तरीके के जो कॉलेजेस हैं फेमस हैं, इसी तरीके से जयपुर में भी महारानी और महाराजा दो बड़े ही फेमस कॉलेजेस हैं। तो संतोष यादव ने कहाँ एडमिशन लिया? महारानी कॉलेज में लिया। और कस्तूरबा हॉस्टल जो था, एक हॉस्टल था वहाँ कस्तूरबा नाम से, उसमें इनको रूम मिल गया। संतोष रिमेंबर्स, तो संतोष पुरानी बातों को याद करते हुए कहती हैं, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ट का मतलब जिसका जो फेस था, चेहरा था, कहने का मतलब है जो गेट था। कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। तो इसका जो फेस था वो किसकी तरफ था? अरावली हिल्स। जयपुर इज सराउंडेड बाय द हिल्स। तो अरावली की पूरी चेन है वहाँ पर, जयपुर जो है वो अरावली जो कि हिल्स हैं उनसे घिरा हुआ है। आप जयपुर जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो जहाँ इनका हॉस्टल था उसके सामने अरावली की हिल्स थी। आई यूज़ टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम। तो ये कह रही हैं, संतोष कहती हैं कि मैं देखा करते थे किनको? विलेजर्स को, गांव वालों को। फ्रॉम माई रूम, वो जो गांव के लोग थे, उन हिल्स के आस पड़ोस के जो गांव के लोग थे वो कहाँ थे? पहाड़ी पर चढ़ते थे, उन हिल्स पे चढ़ते थे, और संतोष यादव उनको हॉस्टल से देखा करते थी। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिसिंग आफ्टर अ वाइल। वैनिस मीन्स होता है डिस्पियर हो जाना। तो कह रही कि मैं हॉस्टल में से देखती थी कि गाँव के जो लोग हैं वो पहाड़ी पर चढ़ते थे और उसके थोड़ी देर बाद में वो वैनिस हो जाते थे, डिस्पियर हो जाते थे, मेरी आंखों से ओझल हो जाते थे, मुझे दिखाई नहीं देते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। लेकिन एक दिन मैंने डिसीजन लिया इसे खुद चेक करने का। मीन्स संतोष यादव डिसाइड करते कि वो खुद जाएंगे उस पहाड़ पे। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचती हैं तो क्या देखती हैं कि वहाँ तो कोई नहीं है, बस थोड़े बहुत कुछ माउंटेनियर्स हैं। माउंटेनियर्स मीन्स पर्वतारोही, ठीक है, द पीपल हु क्लाइम द माउंटेन्स। तो ये खुद एक माउंटेनियर्स हैं जो 2 बार जिन्होंने फतेह किया माउंट एवरेस्ट को। तो ऐसे कुछ माउंटेनियर्स वहाँ इनको मिलते हैं थोड़े बहुत, और इनको वहाँ कोई भी वहाँ पे नहीं मिलता। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड ज्वाइन दैम। तो कह रही कि मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, मीन्स क्या मैं भी आपके साथ क्लाइम कर सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, तो कह रहा मुझे बड़ा ही सुखद आश्चर्य हुआ, मतलब मेरे को एक्चुअली सी डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट दे वुड अलाउ। इन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वो अलाउ करेंगे, बट दे अलाउड।
ठीक है, उन्होंने कहा, तो इसलिए कह रहे हैं कि मुझे बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज हुआ। दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, मीन्स उनका जो आंसर आया था वो कैसा आया था, पॉजिटिवली आया था। उन्होंने कहा यस यस वाई नॉट, क्यों नहीं, आओ आओ बिल्कुल आओ। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि मैं भी क्लाइंबिंग करूं। अब देखिए यहाँ पर कुछ बात समझने वाली है। यहाँ आपको दो टाइप के लोग मिलते हैं, यू फाइंड टू टाइप्स ऑफ पीपल। वन टाइप ऑफ पीपल ऑलवेज मोटिवेट यू एंड द अदर टाइप ऑफ पीपल ऑलवेज डीमोटिवेट यू। तो आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मोटिवेट भी करते हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। और एक कहाँ से आ गया, मुंह उठा करके चला आया, कभी चढ़ा भी है पहाड़ पे। तो इस टाइप के लोग भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और उन्होंने सबसे पहले तो हाँ किया कि हाँ बिल्कुल चलिए, और उसके बाद उन्होंने मोटिवेट भी किया, यस कम ऑन आओ लेट्स मूव। तो इस तरीके की बातें उन्होंने मेरे साथ की। तो ये संतोष यादव को बड़ा ही ये खुशी देने वाला मोमेंट इनके लिए रहा। देन देर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, और कह रहा है कि ये जो दृढ़ निश्चय लड़की थी, उसके बाद तो इन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो देखिए कोई ना कोई लाइफ के अंदर ऐसी इंसिडेंट इवेंट होती है जो आपके जीवन को बदल देती है, और आप एक राइट डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, वहाँ से फिर आपका जीवन है सिर्फ सक्सेस और सक्सेस ही देखता हुआ चला जाता है। तो उस दिन के बाद इनका जो जीवन था उसमें एक आप कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट ये रहा कि वहाँ पर गई, वहाँ लोगों ने इन्हें मोटिवेट किया और क्लाइंबिंग की, और उसके बाद फिर जो जर्नी है वो तो एक हिस्ट्री बन चुकी है। तो उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है, NIM इंस्टीट्यूट का नाम है। तो सी सेव्ड मनी, अब देखो इनको जो कुछ पॉकेट मनी मिलती थी, घर की तरफ से कोई पैसा आता था, उन्होंने उस पैसे को सेव किया और अपने आप को एनरोल कर लिया, अपना एडमिशन ले लिया, कहाँ पे, एक कोर्स करने के लिए। और वो कोर्स कहाँ पर था, उत्तरकाशी का जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उसमें अपना इन्होंने एडमिशन करवा लिया। आई थिंक दैट शुड बी इन उत्तराखंड। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. अब ये कह रही कि मेरा जो कॉलेज का सेमेस्टर है, ठीक है ना, जो सेशन है वो पूरा तो कब होना था, अप्रैल में होना था, लेकिन ये किसी वजह से एक्सटेंड हो गया। जैसे आजकल कोविड चला हुआ है तो इसने बहुत सारी चीज़ों को एक्सटेंड कर दिया है, तो कोई रीज़न रहा होगा, दैट्स द रीज़न वाई इट वॉज एक्सटेंडेड। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया। और कह रहा है कि मेरा जो सेशन है, कह रही हैं कि मेरा जो सेशन है वो 19th ऑफ मे को फिर फिनिश होता है। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और इनको 21 को 21st को कहाँ जाना है, उत्तरकाशी में जाना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर भी नहीं गई। तो पहले तो इन्होंने सोचा था कि अप्रैल में अपना कॉलेज वॉलेज पूरा हो जाएगा, घर जाऊँगी, थोड़ा अच्छे से रेस्ट करूँगी, खाऊँगी पीऊँगी, और उसके बाद मैं उत्तरकाशी चली जाऊंगी, घर वालों को भी अपनी सारी बातें बता दूंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और जो एग्ज़ाम्स थे वो 19th ऑफ मे तक गए, 21st मे को इनको उत्तरकाशी जाना था, तो ये सीधा घर न जा कर के वहीं चले गई। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, और कह रहा घर जाने के बजाय मैं सीधी कहाँ चली गई, ट्रेनिंग के लिए चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी। तो अपॉलॉजी मीन्स क्या होता है, अपॉलॉजी मीन्स होता है माफ़ी मांगना। तो कह रहे कि आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। तो कह रही कि मैंने अपने पापा को बिना बताए हुए, बिना उनकी परमिशन लिए हुए, मैंने अपने आप को उत्तरकाशी में क्या किया था, एनरोल कर लिया था। तो मुझे एक लेटर जो है माफ़ी का वो उनको लिखना पड़ा। तो पापा को लेटर लिख करके बताते हैं कि पापा ऐसे ऐसे मैंने एडमिशन वहाँ पर ले लिया है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, आपको बताया नहीं। इस तरीके से वो एक लेटर लिख देती हैं अपने पापा को। देर आफ्टर, उसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान, यात्रा, विजिट, जो ये जाते रहते हैं माउंटेनियर्स। देर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, उसके बाद तो संतोष हर साल अभियान पे ही चलती चली गई। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, और जो क्लाइंबिंग स्किल्स है, देखिए पहले तो इनके पास क्लाइंबिंग स्किल्स नहीं थी, लेकिन जैसे इन्होंने ट्रेनिंग सेशन अपने शुरू किए तो क्लाइंबिंग स्किल्स आती गई। लेकिन वो जो मैच्योर थी, यानी कि उनका जो डेवलपमेंट था वो बड़ा रैपिड था, बड़ा तेज़ गति से डेवलप कर रही थी ये। ऑल्सो सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द आल्टीट्यूड। अब देखो बच्चों, यहाँ कुछ मीनिंग समझने वाले हैं।
अल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, उनको ऊंची जगहों पर जाने पर, जो वो हाई जो प्लेसेस होते हैं, वो उन चीज़ों के क्या होते हैं, जैसे आप कुछ कुछ लोगों को क्या होता है ना, स्टेज फियर होता है, स्टेज फोबिया होता है, ठीक है। तो इस अल्टीट्यूड का मतलब वही है, जैसे जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो उससे आपको जब डर लगता है। और सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल, अब रिमार्केबल मीन्स क्या होता है, जैसे रिमार्केबल सक्सेस होती है, जैसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, असाधारण। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध। जब आप किसी ऐसे, आप मान लीजिए किसी बहुत कोल्ड प्लेस पर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड आपको लगती है वहाँ पर, अब आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है वहाँ पर, ठीक है, किस तरीके से आपकी बॉडी उस चीज़ अपनी किस तरीके से वो रिएक्ट करेगी, कैसे आपको बचा करके रखेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस, तो एक जो प्रतिरोधक क्षमता होती है इनके अंदर वो बड़ी ज़्यादा असाधारण होती है टू कोल्ड, उस ठंड से बचने के लिए, एंड द अल्टीट्यूड, और अल्टीट्यूड मीन्स वो जो चढ़ाई का जो डर है, ठीक है, ऊंचाई पर जाने पर कुछ लोग होते हैं ना, सिकनेस आ जाती है हाइट की, तो उन चीज़ों से, उन चीज़ों के खिलाफ इनके अंदर क्या थी, एक प्रतिरोधक क्षमता इनकी बहुत ज़्यादा थी, रिमार्केबल थी। इक्विप्ड इक्विप्ड विद एन आयरन विल, और ये सुसज्जित थी, इक्विप्ड थी, ठीक है, विद एन आयरन विल, एक लोहे जैसी इच्छा शक्ति से। तो कह रहे हैं कि संतोष यादव जो थी, उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो लोहे जैसी थी, आयरन जैसी थी उनकी फिजिकल एंडोरेंस, और इनकी जो सहन शक्ति थी, जो फिजिकल एंडोरेंस था, ठीक है, जो टॉलरेंस थी शारीरिक, एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस। और देखिए, हम लोग फिजिकली, कुछ लोग फिजिकली रफ एंड टफ होते हैं लेकिन मेंटली नहीं होते, कुछ लोग मेंटली होते हैं फिजिकली नहीं होते, लेकिन ये तो इक्विप्ड थी, बिल्कुल सुसज्जित थी, ठीक है ना, फुल फ्लैश थी, किन से, आयरन विल पावर इनके पास थी, फिजिकल एंडोरेंस बहुत ज़्यादा था, यानी कि फिजिकल टॉलरेंस, सहन शक्ति चाहिए, क्योंकि देखिए पहाड़ों में जाने के लिए, ठंडे में जाने के लिए, उस कोल्ड को सब कुछ सहन करना पड़ता है। और अमेजिंग मेंटल टफनेस थी, जो इनकी मेंटल टफनेस थी वो माइंड ब्लोइंग थी, शानदार थी, गजब की थी। सी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, और इन सभी चीज़ों को उन्होंने बार बार प्रूव किया कि हाँ, मैं कितनी मेंटल टफनेस मेरे अंदर है, कितनी फिजिकल एंडोरेंस मेरे अंदर है, और मेरी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, तभी आप ऐसे कर सकते हो। यदि आपके पास विल पावर नहीं है, आपके पास मेंटल टफनेस नहीं, आपके पास फिजिकल एंडोरेंस नहीं, तो हाउ कैन यू क्लाइंब अ माउंटेन, इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। ऐसे नॉर्मल तरीके से जा कर के नहीं है कि आप किसी छोटी सी हिल पे चढ़ गए और वापस आ गए, बस ठीक है, खुश हो गए, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पर सिनेरियो टोटली डिफरेंट है। द कल्मिनेशन मीन्स होता है रिजल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क। अब तो देखिए कितना ज़्यादा ये हार्ड वर्क कर रही थी, तो द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी। अब सिंसियरिटी के साथ जब आप कोई काम करते हैं, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ जब आप कोई काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो भैया रिजल्ट जो है, कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो अच्छे ही होते हैं। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। तो इनका जो रिजल्ट है हार्ड वर्क का और ईमानदारी का, जो अपने काम के प्रति इन्होंने दिखाई थी, ठीक है ना, सी वॉज सिंसियर टू हर वर्क, उसका रिजल्ट इनको मिलता है 1992 को। जस्ट 4 years आफ्टर सी हैड साइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ सी कुड ज्वाइन दैम। अब देखिए थोड़ा सा वापिस जाना पड़ेगा हमें, 1992 से ठीक 4 साल पहले ये कहाँ होती हैं, जयपुर में होती हैं। और एक दिन ये डिसीजन लेती हैं, डिसाइड करती हैं कि चलो आज मैं उस पहाड़ पे चलकर देखती हूँ कि कैसे लोग चढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ जाती हैं तो वहाँ इनके कुछ माउंटेनियर्स मिलते हैं और उनको ये बड़ा हेजिटेटिंगली, ठीक है ना, हेजिटेशन के साथ, साइली शर्माते हुए उनसे पूछती है, डरते डरते, कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। और उसके ठीक 4 साल बाद में इनको वो रिजल्ट मिलता है कि जब ये माउंटेन फतेह करती है। एट बेयरली 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. अब देखिए एट बेयरली 20 years of age, मतलब वो हार्डली, मुश्किल से ही वो कितने साल की थी, 20 साल की थी। संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह किया था। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट,
और वो जो फीट था, जो गोल था और जो टारगेट था, उसको अचीव करने वाली, उस कमाल को दिखाने वाली ये दुनिया की सबसे छोटी एज की यंगेस्ट, ठीक है ना, दुनिया की सबसे छोटी एज की महिला बनी। और उस समय इनकी एज कितनी थी? हार्डली 20 years old शी वॉज दैट टाइम। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स। अब देखिए यहाँ पर इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स। अब देखो, जब आप कोई काम करते हैं और आपके वहाँ पर सीनियर्स होते हैं, अब जैसे मान लीजिए आप एक माउंटेनियर्स हैं तो आपके सीनियर्स हैं, तो वो क्या देखेंगे? अगर आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आपके सीनियर्स को जाहिर सी बात है इम्प्रेस करेगी। आपके अंदर क्लाइंबिंग स्किल्स हैं तो वो इम्प्रेस करेगी। और यही जो चीज़ें थी, उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, फिजिकल फिटनेस थी, मेंटल स्ट्रेंथ थी, ये इम्प्रेस करती थी, प्रभावित करती थी किनको? उनके सीनियर्स को। लेकिन देखिए, हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद दैम। लेकिन जितना वो सोचती थी किनके बारे में? दूसरों के बारे में। और उनकी जो इच्छा थी, डिज़ायर थी साथ काम करने की, ठीक है, विद दैम, उनके साथ। उनके साथ का मतलब कौन है यहाँ पर? उसके जो जूनियर्स हैं या उनके जो साथ वाले जो उनके साथ थे, या फिर आप कह सकते हैं उनके जो जूनियर्स थे। देखिए, सीनियर्स तो इनको पसंद क्यों करते थे? क्योंकि इनके अंदर क्लाइंबिंग स्किल थे, फिजिकल फिटनेस थी, मेंटल स्ट्रेंथ थी, इसलिए वो इनसे इम्प्रेस थे। लेकिन इनकी जो चिंता थी, इनका जो ये जो सोचती थी दूसरों के लिए, आमतौर पर ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लोग ऐसा कम करते हैं, लेकिन इनके अंदर एक चीज़ थी, ह्यूमैनिटी थी। तो ह्यूमैनिटी की वजह से ये अपने जो जूनियर्स लोग थे, अपने जो साथी लोग थे, उनके बारे में बहुत सोचती थी, और ये सोचती थी उनके साथ मिलकर काम करना है। तो ये जो स्पिरिट थी इनके अंदर, वर्क टुगेदर वाली, इसने फाउंड हर स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। तो इनके जो साथी क्लाइंबर्स थे, जो जूनियर्स थे या इनके साथ के थे, उनके दिल में इनके लिए खास जगह बन गई थी। ठीक है, तो ये इन किस लिए हुआ? क्योंकि बिकॉज ऑफ हर ह्यूमैनिटी। तो जो स्पिरिट थी एक ह्यूमैनिटी की, उसकी वजह से ये हो पाया कि बड़े तो इम्प्रेस थे ही थे, छोटों के दिल में भी एक खास जगह इन्होंने बना रखी थी। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर who lay dying at the south pole. She was unfortunately unsuccessful in saving him. तो देखिए, जब 1992 में ये माउंट एवरेस्ट के मिशन पे होते हैं, तो इनका जो एक साथी होता है, ठीक है, एक क्लाइंबर, जो क्योंकि अकेले तो होते नहीं है, इनके साथ और भी लोग होते हैं, तो इन्होंने स्पेशल केयर की थी। किसकी? एक क्लाइंबर की। हु ले डाइंग एट द साउथ पोल, जो बिल्कुल मरने वाला था, जिसके हालात बहुत ख़राब थे। ठीक, और ये कहाँ की बात है? साउथ पोल की। सी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। हालांकि ये उनको बचा तो नहीं पाई, दुर्भाग्यवश। इन्होंने उनकी केयर तो बहुत की, उनका ध्यान तो बहुत रखा, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उनको दुर्भाग्यवश उनको बचा नहीं पाई, मीन्स वो उनकी डेथ हो गई। हाउएवर, हालांकि सी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर। लेकिन एक और भी बंदा था जिनका नाम मोहन सिंह है, उनको ये बचाने में कामयाब हो गई। ठीक है, उनके भी हालात ख़राब थे, वो भी ठीक नहीं थे, उनको भी दिक्कत परेशानी आ रही थी। हु हैव मैट विद द सेम फेट, उनका भी भाग्य वही होता है, इट मीन्स उनकी भी डेथ हो जाती। हैड सी नोट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, यदि इन्होंने अपनी जो ऑक्सीजन है उनके साथ शेयर नहीं की होती, क्योंकि ऑक्सीजन पाइप लेकर के, सिलेंडर लेकर के जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन लेते रहते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर जब ज़्यादा ऊंचा जाया जाता है, ठीक है ना, क्लाइंबिंग हाई हो जाती है, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। तो ये इनके पास सिलेंडर होते हैं ऑक्सीजन के। तो जब मोहन सिंह जो हैं, वो भी, उनके भी हालात ठीक नहीं थे, तो इन्होंने अपनी जो ऑक्सीजन थी उनके साथ शेयर की, और इसी वजह से उसे बचा पाई। विद इन 12 months, संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपलिस वुमेन्स एक्सपेडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन दैम। और देखिए, 12 months में ही जब आप कामयाब होते हैं तो फिर चीज़ें आपके फेवर में आती चली जाती हैं। तो अगले जो 12 months रहे, उनमें क्या हुआ, ये अपने आप को मेंबर पाती है, मीन्स इनको मेंबर बना दिया जाता है। किसका? इंडो नेपलिस वुमेन्स एक्सपेडिशन जो है उसका। दैट इन्वाइटेड, उन्होंने खुद इनको इन्वाइट किया टू ज्वाइन दैम, कि ये उनको ज्वाइन करें। तो जो भारत और नेपाल की जो वीमेंस एक्सपेडिशन है, उनको, उनकी तरफ से इनको इनविटेशन मिला कि आप आकर के हमें ज्वाइन कीजिए। और ये सारा कितने दिन में हुआ? जो अगले जो नेक्स्ट 12 months आए उन्हीं में ये हो गया। सी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और उसके बाद
इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट था उसको दूसरी बार उस पर चढ़ाई की, ठीक है, दूसरी बार उसे फतेह किया, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। और उसके बाद इन्होंने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया कि ये दुनिया की पहली औरत हैं, सॉरी दुनिया की अकेली औरत हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या बनी थी, यंगेस्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड टू स्केल द माउंट एवरेस्ट, एंड नाउ शी हैज़ बिकम द ओनली वुमन who has scaled the Mount Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineers। annals का मतलब क्या है बच्चों, जो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो इतिहास है, ठीक है, जो माउंटेनियर्स का जो हिस्ट्री रही है उनमें इन्होंने अपने लिए और साथ में हमारी जो कंट्री है भारत है उसके लिए एक यूनिक प्लेस एस्टेब्लिश वहाँ पर कर दिया, सिक्योर कर दिया, क्योंकि भारत की तरफ से है तो इंडिया का भी नाम हुआ, खुद का तो नाम हुआ ही हुआ, लेकिन देश का भी नाम इन्होंने रोशन किया है कि एक इतिहास इन्होंने रचा है कि 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टो अपॉन मीन्स गिव हर वन ऑफ द नेशन टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। अब देखिए इनके रिकॉग्नाइज करते हुए इनके अचीवमेंट्स को, तो इनके जो अचीवमेंट्स हैं उनको पहचानते हुए, उनको मानते हुए जो भारतीय जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनको हमारे नेशन के जो टॉप ऑनर्स हैं, ठीक है, उनमें से एक क्या है, पद्मश्री है, तो पद्मश्री इनको दिया हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इनके कार्य को, इनके अचीवमेंट्स को पहचानते हुए। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड। तो देखिए डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को बताते हुए, व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो जब वो दुनिया की ऊंचाई पर खड़ी थी, संतोष हैज सेड, संतोष कहती है, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। अब देखो बच्चों यहाँ पर सिंक इन का मतलब क्या है, सिंक इन मीन्स क्या है, बी अंडरस्टूड, यानी कि किसी बात को समझना, और इनॉर्मिटी मीन्स क्या है, इनॉर्मिटी मीन्स है यहाँ पर विशालता, भयावता, ठीक है। तो देखिए समझते हैं, संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। तो वो जो मोमेंट था उसकी जो भयावता थी, कितना विशाल मोमेंट था, कितना बड़ा वो मोमेंट था, उसको समझने में कह रहा थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि जब आप कामयाबी की ऊंचाई पर चले जाते हैं, आप वो हासिल कर लेते हैं जिसके लोग सपने देखते हैं, तो फिर थोड़ी देर के लिए आपको समझ नहीं पाते हैं कि आप, जैसे आपने देखा था कि जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है 2011 का, तो महेंद्र सिंह धोनी जैसे ही 6 हिट करते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो क्या होते हैं, खुद ही थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, सहम से जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि मैं किस तरीके से सेलिब्रेट करूं अपना, ठीक है, इस सेलिब्रेशन को कैसे करूं मैं, कैसे नहीं करूं, वो समझ नहीं पाते। तो यही हालात हर एक इंसान के साथ होते, यही संतोष यादव के साथ हुआ। देन आई अनफॉल्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अब रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा गया, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा है, इसलिए उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अलोफ्ट, अप हाई का मतलब, सॉरी, हेल्ड इट अलोफ्ट मीन्स हो गया अप हाई। तो ये कह रही हैं कि उसके बाद देन आई अनफोल्ड, मैंने फैलाया, होइस्ट किया किसको, इंडियन ट्राइकलर को, भारतीय झंडा लहराया, एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और जो दुनिया की जो छत है उसके ऊपर मैंने इसे ऊंचा, हाई, मैंने इस इंडियन जो ट्राइकलर उसको लहराया, यानी कि भारतीय जो पताका है, भारतीय जो झंडा है, भारतीय जो फ्लैग है उसको लहराया। द फीलिंग इज इन डिस्क्राइबेबल, जो फीलिंग्स है उस समय की, दैट कांट बी डिस्क्राइब्ड, उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसको वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता है कि वो फीलिंग क्या थी उस समय। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, भारतीय जो फ्लैग है, जो हमारा तिरंगा है, वो दुनिया की छत पे फ्लाई कर रहा था, उड़ रहा था, लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक मोमेंट था, यानी कि एक बहुत बड़ा मोमेंट था, ये बहुत बड़ा पल था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और भारतीय होने के नाते मुझे बड़ा गर्व हो रहा था, ठीक है, कह रहे मुझे बड़ा गर्व हो रहा था भारतीय होने के नाते। ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट। अब देखो जो फर्वेंट मीन्स यहाँ पर क्या है, तो देखिए फर्वेंट मीन्स हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग्स, राइट।
ऑल्सो एज अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट। तो एनवायरमेंट को लेकर के इनके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सिंसियर फीलिंग्स हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सी इज अ लवर ऑफ एनवायरमेंट, नेचर। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रोट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। अब ये एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है। एनवायरमेंट को लेकर के इनके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी फीलिंग्स हैं। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ से 500 किलो यानी कि 500 किलोग्राम इन्होंने जो गार्बेज था, कूड़ा था, वो उठा करके ये नीचे लेकर के आए। तो देखिए बच्चों, ये एक बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। दैट इज़ अबाउट संतोष यादव, दैट बिलोंग्स टू इंडिया। तो उन्होंने हमारे लिए एक बहुत ही सी ब्रॉट नेम एंड फेम फॉर आवर कंट्री। आई सैल्यूट हर, और आपको भी उनको सैल्यूट करना चाहिए। एंड यू मस्ट गेट सम इंस्पिरेशन फ्रॉम संतोष यादव दैट द hurdles might come on your way, but no hurdle can stop you getting your target. So if you're determined, and if you have punctuality, if you have regularity, तो you can achieve anything whichever you want to get, you can achieve. So बच्चों, अच्छा एक इंस्पिरेशनल चैप्टर है। थोड़ा इंस्पायर इस चैप्टर से हों, संतोष यादव से हों, और जो भी अपने जीवन में करना चाहते हैं, टारगेट अपना सेट करें और उसे अचीव करें। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब हम इसके सेकंड पार्ट के साथ। मारिया शारापोवा, और मारिया शारापोवा भी हैं, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रही हैं बैडमिंटन की। चलिए ठीक है, मिलते हैं। सॉरी, टेनिस की हैं वो, बैडमिंटन की नहीं है। तो एक बेहतरीन खिलाड़ी रही है मारिया शारापोवा टेनिस की। चलिए मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में और सेकंड पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू।